नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। राजस्थान की सभी खबरें एक साथ देखने के लिए देखिए समाचार एक्सप्रेस पर राजस्थान की एक खास बुलेटिन। जयपुर एयरपोर्ट से जल्द शुरू होगी दुबई के लिए फ्लाइट। 1 सितंबर से भरेगी उड़ान, एयरपोर्ट पर होगी कोरोना जांच। 1 सितंबर से दुबई के लिए फिर से 3 फ्लाइट का आवागमन शुरू होने जा रहा है। कोविड रिपोर्ट भी दुबई एयरपोर्ट पर भी मांगी जाती है और दोनों टीकों की डोज भी अनिवार्य है। फ्लाइट के डिस्पैचर से 4 घंटे से ज्यादा पुरानी रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए। ऐसे में यात्रियों का कोविड टेस्ट एयरपोर्ट पर ही किया जाएगा। लूट व डकैत में फरार चल रहा 2500 का इनामी वांछित अपराधी रामगढ़ पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसपी तेजस्विनी गौतम के निर्देशानुसार जिले में चल रहे वांछित अपराधियों की धरपकड़ के अभियान के तहत थाना अधिकारी राम निवास मीणा के नेतृत्व में टीम गठित कर ताहिर खान पुत्र शाहिद खान जाति में निवासी उमरा थाना निगाना जिला नुहू हरियाणा से गिरफ्तार किया गया है, जिसके खिलाफ 2006 में अलवर एडीजे फर्स्ट में लूट और डकैत के 2 अलग-अलग मुकदमे चल रहे थे। एसपी के द्वारा इस वांछित अपराधी पर 2500 का इनाम भी घोषित था। मुख्यालय द्वारा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए श्रीमान एसपी साहब अलवर ने अभियान चला रखा है, जिस अभियान के दौरान 2500 का इनामी बदमाश ताहिर सनोफ शाहिद खान निवासी उमरा थाना नगीना जिला नुहू हरियाणा, जो पूर्व 2006 से ही एडीजे फास्ट ट्रैक नंबर 1 अलवर से डकैती की योजना में अलग अलग 2 स्थायी वारंटी थे, जिसको पुलिस की टीम ने, रामगढ़ की टीम ने एसएचओ साहब के नेतृत्व में गिरफ्तार किया, जिसको आज एडीजे नंबर 3 में पेश किया, जो जेसी दाखिल कराएगा। फायरिंग के 4 आरोपी पकड़े गए। पैसा नहीं देने पर 2 फायर कर हुए थे फरार। कोटा शहर के अनंतपुरा थाना इलाके में प्रॉपर्टी डीलर अली मस्तान उर्फ बंटी पर जान से मारने की नियत से फायरिंग करने के 4 आरोपियों को पुलिस ने 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया है। चारों बदमाश वारदात को अंजाम देकर मंडाना से इस्लाम नगर होते हुए एमपी जाने की फिराक में थे। इसी दौरान रोड पर खड़े बदमाशों को पुलिस ने दबिश देकर पकड़ा। बदमाश अनंतपुरा इलाके के रहने वाले हैं। चारों के खिलाफ पहले से ही 9 मामले दर्ज है। अनंतपुरा थाना सीआईए पुष्पेंद्र झांझाड़िया ने बताया कि बुधवार को फरियादी प्रॉपर्टी डीलर मस्ताना की उर्फ तालाब ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसमें बताया गया था कि वह अपनी प्लानिंग पर बैठा था और उसी समय 2 बाइक पर सवार होकर 4 बदमाश आए और बदमाशों ने जान से मारने की नियत से उस पर फायरिंग की और निशाना चूकने से वह बाल बाल बच गया। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कल दोपहर की घटना है, अनंतपुरा थाना इलाके क्षेत्र की बात है। यहाँ अली मस्तान उर्फ बंटी, जिन्होंने अपनी एक प्लॉटिंग कर रखी है, उस प्लॉटिंग पे एक माजिद उर्फ शकील नाम का लड़का है, जिन्होंने उस पर कब्जा करने का प्रयास किया था। उसी बात को लेकर इनके आपस में विरोधाभास चल रहा था पिछले 2-3 दिनों से, और उसमें बंटी भाई से इन्होंने पैसे की डिमांड की थी कि आपने ये कॉलोनी कट की है, उसके बदले में हमें पैसा दो। इस मांग को जब इन्होंने अस्वीकार कर दिया, इसके चलते उनको जान से मारने की नियत से इन पे कल फायर किया था। कल दोपहर के बाद जब ये घटना घटी, हमें उसी समय हमने थाना स्तर पे अलग अलग टीमों का गठन किया। हमारे उच्च अधिकारी एसपी साहब, श्रीमान एडिशनल एसपी साहब, डिप्टी साहब, सभी ने आकर मीटिंग ली इस संबंध में, और हमने 4 टीमों का इनकी गिरफ्तारी के लिए गठन किया गया था। तो देर रात्रि तक हमें इनके बारे में इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो गई थी, जिन 4 मुलजिमों को हमने आज गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। क्या नाम है? ये मुलजिम है माजिद सनोफ शकील, सुखा उर्फ गुलफाम, साहिद, मोनू उर्फ समीर और साहिद। 4 आरोपी थे। इन 4 को गिरफ्तार करने में हमने अभी गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी इनमें जो मौके पे फायरिंग की थी वो मस्जिद ने की थी, जिसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कितने की मांग करते हैं? ये प्रारंभिक तौर पे हमारे पास 2 लाख रुपए की डिमांड करने की बात सामने आई है। बाकी इस संबंध में अनुसंधान जारी है। सर, इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड है? हाँ, इनमें पूर्व में माजिद, सुखा और सलमान तीनों का आपराधिक रिकॉर्ड है। अस्पताल में फिर चले चाकू। सर्जिकल वार्ड में भर्ती युवक पर लोहे के पाइप और चाकू से हमला। कोटा संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल की सुरक्षा भगवान भरोसे है। स्थिति यह है कि अब अस्पताल के वार्ड में भी चाकूबाजी की घटना आम होती गई है।
देर रात 5 से 6 लड़के लोहे की पाइप व चाकू लेकर मेन सज्जीकरण वार्ड ए में घुस गए। वार्ड में भर्ती एक युवक पर हमला करने का प्रयास किया गया। इसी दौरान भर्ती युवक के साथ मौजूद उसके साथी और हमलावरों के बीच चाकूबाजी हुई। चाकूबाजी में दोनों पक्ष का एक एक युवक घायल हो गया। सर्जिकल वार्ड में चाकूबाजी होने से वार्ड में भर्ती मरीज व तीमारदार दहशत में आ गए। सूचना पर पुलिस का भी मौके पर पहुंची। न्यायपुरा पुलिस ने कुछ युवकों को डिटेन किया है। अस्पताल में 1.5 महीने में चाकूबाजी की यह दूसरी घटना है। 15-20 दिन पहले आकाशवाणी में झगड़ा हुआ था, तो उसमें एक एडमिट था, उसके राड़े वाड़े डली बंटी प्रजापति, तो उसको मारने के लिए आए थे 5-7 लड़के। और झगड़ा हुआ है आपस में दोनों पक्षों में। दूसरा पक्षी या भर्ती था क्या? नहीं, एक पक्षी भर्ती था। कौन था यहाँ भर्ती? बंटी प्रजापति भर्ती था पहले से। अच्छा, किसी लगे चप्पू अभी मनीष चड्डा और रविंदर, एक पक्ष का रविंदर है और एक पक्ष का मनीष चड्डा है। देसी कट्टा भी लेके आए थे, चाकू भी लेके आए थे मारने के लिए। क्या क्या लेके आए जाते हैं? ऐसा तो नहीं है, पाइप वाइप पर चाकू बता रहे हैं, बाकी पिस्टल जैसी बात, देसी कट्टा जैसी बात नहीं है। हिरासत मिली है सर कुछ लोगों को? हिरासत मिली है कुछ लोगों को? हाँ, भी डिटेन किया है और इलाज भी करा रहे हैं। दोनों पक्ष से एक घायल हुए? घायल हुए हैं। हाँ, कौन दो। से वार्ड में थे सर? कौन से वार्ड में थे? मेल सर्जिकल है। प्रातः भ्रमण करने गए एक जने के साथ अज्ञात बदमाश ने की लूट की वारदात। 50 ग्राम वजनी सोने की चैन तोड़कर हुए बदमाश फरार। खबर बूंदी जिले के डाबी से है, जहां कस्बे के राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर गोपाल गौशाला के निकट प्रातः भ्रमण करने के लिए एक व्यक्ति के साथ बदमाशों द्वारा आंखों में मिर्च पाउडर डालकर गले में पहनी हुई 50 ग्राम की सोने की चैन लूटकर फरार हो गए। इस दौरान अज्ञात बदमाश पीड़ित के साथ छीना झपटी कर हाथापाई कर गए, जिसमें पीड़ित के गले पर खरोंचे भी आई और आंखों में मिर्च पाउडर डालकर बदमाश लुटेरे मौके से फरार हो गए। आपका नाम? कहाँ रहते हैं? अभी क्या वारदात हुई आपके साथ? सुबह वार्निंग में गया था। वार्निंग में से घूमने के बहाने में रोड पे योग कर रहा था। पीछे से आया एक आदमी, उसने मेरी आंखों में मिर्ची फेंकी। मिर्ची फेंक के मेरे गले में झपटा झपटी करी, तो मेरे निशान गया और चेन तोड़ के बच गया। चेन कितने ग्राम की थी? चेन 50 ग्राम की थी। आपने फिर उसकी शिकायत वगैरह पुलिस में की? पुलिस में मैं जाके आया, पुलिस वाला गए थे मेरे साथ में। क्या तो कहा? उन्होंने कहा कि भाई इसकी छानबीन कर रहे हैं, देखें इसकी जल्दी रिपोर्ट लिख ली ना? हाँ, रिपोर्ट लिख ली। और कौन सी जगह घटना है ये? ये दूधी गुड़ी की गौशाला के बीच में, दूधी गुड़ी के बीच में, रोड पे, मेन रोड पे, हाईवे पर। और आपके साथ मारपीट तो नहीं की? नहीं, मारपीट नहीं करी, पर देखो ना मेरे साथ गले में निशान आ रहे हैं। छीना झपटी की होगी? छीना झपटी की। विशाल रक्तदान शिविर में हुआ 578 यूनिट रक्तदान। सीके ग्रुप के तत्वाधान में आयोजित किया गया शिविर। खबर चित्तौड़गढ़ के निम्बाड़ा के से है, जहां कोरोना काल के बाद थैलीसीमिया और अन्य बीमारियों के मरीज रक्त की कमी से जूझ रहे थे और अस्पतालों में रक्त की कमी महसूस की जा रही थी। इसी क्रम में आज समाज सेवी छोटे खान की 11वीं पुण्यतिथि पर विभिन्न सामाजिक एवं समाज सेवी संस्थाओं के सहायक के सीके ग्रुप के तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 578 यूनिट रक्तदाताओं द्वारा यूनिट इकट्ठी की गई। इस दौरान सहकारिता मंत्री उदयलाल अंजना व पूर्व यूडीएच मंत्री श्री चंद कृपलानी ने शिविर में पहुंचकर रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन किया। कोरोना काल में रक्त की कमी को देखते हुए और चित्तौड़ जिले में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों की ब्लड की रेगुलर रिक्वायरमेंट को देखते हुए हम लोगों ने एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। अब तक 325 डोनर आ चुके हैं, ब्लड डोनेट कर चुके हैं। अलवर जिले में चोरों के हौसले बुलंद। अलवर जिले के मांडान थाना क्षेत्र के कुतीना गांव में लगातार चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। चोरों ने 2 सप्ताह के अंदर ही आधा दर्जन किसानों के खेतों में फव्वारों को निशाना बनाकर ले गए। किसानों को कहना है कि एक तो बारिश नहीं हो रही, जिससे किसानों की खरीफ की फसल सूख रही है, वहीं लगातार चोर फव्वारों की चोरी कर कोर्ट में खाज का काम कर रहे हैं। किसान रघुवीर ने बताया कि
खेत में बीते 2 सप्ताह से बारिश नहीं होने से किसान अपनी खरीफ की फसल से सूखने से बचाने के लिए पानी दे रहे हैं। पानी देने के दौरान बार बार विद्युत कटौती के चलते चोर फव्वारे की नोजलों की चोरी कर ले जाते हैं। यहाँ क्षेत्र में चोर गिरोह सक्रिय है, जिसमें पुलिस का कोई भय नहीं है। आए दिन किसानों की नोजली का फिक्री को तोड़कर चोरी कर लेते हैं। वहीं प्रशासन को कई बार इससे अवगत भी करवा दिया गया है, मगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। राम राम साहब, मैं सूबेदार मेजर रघुवीर सिंह पंचायत समिति कुतेणा से बोल रहा हूँ। आज रात को टाइम का कुछ पता नहीं है, लेकिन मैंने 2:30 बजे देखी, तब नोजलों को के तोड़ करके ले करके गए हुए थे। और यहाँ पर गिरोह ऐसा हो रहा है कि मेरी साइड में एक कुआं है, उस कुएं की भी नोजल कोटड़ी का ताला तोड़ करके उसकी भी नोजलें की फिरकी तोड़ करके लेकर गए हैं। इसी प्रकार 20 दिन पहले अपने बाबा राम कृपाल हैं, जो कि बाबा कुरुनदास का भगत है, उसके कुएं पर जा करके उसकी कोटड़ी का ताला तोड़ करके उसकी भी तमाम फिरकियों को तोड़ कर ले गए हैं। मेरी प्रशासन से हाथ जोड़कर विनती है कि इस गिरोह के ऊपर जल्दी से जल्दी धरपकड़ की जाए, अन्यथा किसानों का बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं। आज तो फिरकी तोड़ रहे, कल सेट का सेट भी उठाएंगे तो किसान कहाँ जाएगा, किसान क्या करेगा? गरीब किसान है, खेती पहले ही बिल्कुल मालिक ने डाउन कर रखी है। बाजारों में पानी दे रहे हैं तो ये नोजलों की फिरकियाँ तोड़ के लेकर जा रहे हैं। मैं आपसे दोबारा फिर हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि प्राय प्रशासन जी से मेहरबानी से मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे ऊपर मेहरबानी करें और इस किसान भाइयों पर भी मेहरबानी करें कि इन लोगों को जल्दी से जल्दी पकड़ने की कोशिश करें। धन्यवाद। सांसद बाबा बालकनाथ ने बरहोट सांसद कार्यालय में रखा जन सुनवाई कार्यक्रम। अलवर सांसद बाबा बालकनाथ ने बरहोट सांसद कार्यालय में जन सुनवाई का कार्यक्रम रखा है। जन सुनवाई में सांसद बाबा बालकनाथ के सामने लोगों ने पानी, बिजली, सड़कों की समस्याएं बताई। वहीं वार्ड पार्षद ओम यादव ने सांसद के सामने अपने वार्ड में ESI डिस्पेंसरी खुलवाने एवं निर्माण कार्य की भूमि पूजन के लिए 10 दिन में शुरू करने की घोषणा की। वहीं 2024 तक हर गांव ढाणी घर तक केंद्रीय सरकार के द्वारा हर पल नल योजना का लाभ लोगों को मिलेगा। अलवर सांसद बाबा बालकनाथ ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ हर आदमी को मिले, यह सोच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। विशेषकर तो देखो, अपने क्षेत्र में पानी की जिस प्रकार से समस्या है और उसी प्रकार से जिस समय से अब तक कोरोना काल जैसे चला है, तो ग्रामीण क्षेत्र का विकास बिल्कुल रुक चुका है। और ये प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के विकास के पैसे को भी हजम किया है। और जो केंद्र सरकार का पैसा ग्रामीण विकास के लिए आया था, उस पैसे का भी इसकी मंशा के अनुसार इन्होंने अपना निजी स्वरूप में जहां लाभ पहुंचाना चाहिए, जिनको पहुंचाना चाहिए, अपने निजी फायदे के अनुरूप उस पैसे का उपयोग किया है। तो गाँव के अंदर विकास का रथ रुका है और विकास के लिए लोगों की मांग है कि सड़क का निर्माण, गली का निर्माण, नालियों का निर्माण, चारदीवारी का निर्माण। और युवाओं के अंदर विशेषकर देखने को मिल रहा है कि युवा अपने गांव के स्टेडियम जो है, खेल मैदान है, उनके विकास के बारे में चिंता कर रहा है। ये भी एक अच्छा विषय लोगों के सामने, लोगों के थ्रू देखने को मिल रहा है। तो इसी प्रकार से तमाम विकास के कार्य आ रहे हैं। लेकिन पानी की समस्या, जिस प्रकार से मैंने पहले भी कहा और वर्तमान में भी आपके सम्मुख में कह रहा हूँ कि 2024 आते आते जल जीवन मिशन के माध्यम से जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 में जो बीड़ा उठाया था, और जैसा कि उनका स्वभाव में है, जो भी योजना उन्होंने घोषणा की, तय समय सीमा के अंदर उस योजना को पूरा किया। उसी प्रकार से जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर के अंदर नल से जल की योजना के माध्यम से शुद्ध पीने का पानी 2024 तक पहुंचेगा। गांव के अंदर बोरिंग की कितने की आवश्यकता होगी, 4 की, 5 की, 10 की, और गांव के समीप जहां भी अच्छा पानी होगा वहां से पानी लाकर गांव में पाइपलाइन के माध्यम से, गलियों के माध्यम से हर घर तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। और निश्चित रूप से कार्य पूरा होगा। लेकिन सरकार की मानसिकता जैसी रही है, मैं मानता हूं आगे भविष्य में भी वैसी रहेगी। इन कार्यों के अंदर भी अड़ंगा लगाने का कार्य ये सरकार कर रही है। सरकार को जनता के विकास के लिए तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि जनता का विकास ही हम सबका ध्येय है। उनको भी यही मानकर कि जनता ने उनको सरकार के अंदर यहाँ पर बैठाया है। और जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जो किसी का मुंह, किसी की जाति, किसी का धर्म, किसी का नाम नहीं पूछती, वो प्रत्येक वर्ग को लाभान्वित करती हैं। उसी भाव से सरकार को भी, प्रदेश सरकार को भी, कांग्रेस सरकार को भी इन योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए, ना कि रोकने का काम करना। महाराज जी, केंद्र सरकार की कौन कौन सी योजनाएं जो जिले के लिए आने वाली हैं और उनका कितना कब तक धरातल पाने? देखो,
केंद्र सरकार की तमाम ऐसी योजनाएं, किसान निधि है, आयुष्मान भारत योजना है, आयुष्मान भारत योजना जो कि पूरे भारत में संचालित है, उसी के साथ साथ में उज्ज्वला पार्ट 2 भी आ चुका है, जिसके अंदर लगभग 10 करोड़ परिवारों को गैस कनेक्शन दिए जाएंगे। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना है, जिसका भी अब तक राजस्थान के अंदर लगभग 1.5 लाख से अधिक आवास बनने थे, जिन्होंने अभी तक उतने आवास नहीं बनाए। उसकी संख्या उसके अनुपात में लगभग इन्होंने 60 से 70 हज़ार ही आवास बनाए हैं। ऐसी तमाम जो पैसा भी इनके पास आ चुका है। भविष्य के अंदर जल जीवन मिशन की योजना है। भविष्य के अंदर हमारे युवाओं के अंदर खेल प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए खेलो इंडिया की योजनाएं हैं। अनेकों ऐसी योजनाएं हैं जो आनी हैं और जो वर्तमान में संचालित हैं। और मैं मानता हूं कि इन योजनाओं का 100% अगर इन योजनाओं का धरातल पे काम होगा, ये प्रदेश सरकार करेगी, तो भारत जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी का नारा है आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अपना भारत अग्रसर होगा। सर, केंद्रीय मंत्री सर भूपेंद्र यादव ने राजस्थान का दौरा किया था, क्या क्या योजना है जो मजदूरों के लिए? देखो, यहाँ पर पूर्व में जो है कि भैरोड के अंदर एक डिस्पेंसरी, जिसका भूमि पूजन आगामी हफ्ते 10 दिन में होना है। यहाँ पर एक डिस्पेंसरी का श्रम रोजगार मंत्रालय की ESI डिपार्टमेंट की ओर से उसकी घोषणा या उसका कार्य पूरा हो चुका है। अभी तो खाली निर्माण कार्य शुरू होना इतना ही है, और उसके बाद में जैसे ही वो बन जाएगी तो उसमें डॉक्टर्स की उसमें उपस्थिति या डॉक्टर्स का उसमें नियुक्ति हो जाएगी। उसी के बाद में एक 100 बेड का ESI हॉस्पिटल भी प्रस्तावित है, जो कि मैं मानता हूँ कि इस क्षेत्र की जनता के लिए ज़रूरी है, और वो भी माननीय मंत्री जी के थ्रू उनके थ्रू जल्दी ही उसकी घोषणा की जाएगी। ये लोगों के द्वारा संचालित की गई बातें हैं, और लोग अलग अलग तरह से अलग अलग रूप से कयास लगाते हैं। कुछ लोग अच्छा मान के लगाते हैं, कुछ लोग ऐसा करके लगाते कि जो व्यक्ति चल रहा है उसको किसी न किसी रूप से रोका जाए। तो मैं मानता हूँ इन चीज़ों में नहीं, हमारा काम सेवा करने का है, और जो जनता ने दायित्व दिया है उसी पथ पर रहकर अपनी सेवा को आगे बढ़ाएं। ये दायित्व या क्या बनना है क्या नहीं बनना है, आज के समय में आपके सम्मुख सांसद भी हूँ। मुझे खुद को ही विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं इतने बड़े पद पर आऊँगा, लेकिन सब प्रभु कृपा, लोगों का एक विश्वास है, लोगों का जुड़ाव है, लोगों का प्यार है। लोग चाहे जिसे कुछ भी बना सकते हैं। थैंक यू महाराज। ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को किया गिरफ्तार। पाली जिले के खिंडवाना थाना क्षेत्र के नए गांव के बीते दिनों एक युवक का संदिग्ध अवस्था में शव मिलने को लेकर ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को आज गिरफ्तार कर लिया है। पाली पुलिस अधीक्षक कालूराम रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक सुरेश कुमार की 1 अगस्त को संदिग्ध अवस्था में शव मिला था, जिसकी खिंडवाला पुलिस ने जांच की टीम बनाकर हत्या के पीछे चौंकाने वाले राज सामने आए और मृतक की पत्नी सुनीता और आरोपी गजेंद्र नाथ को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था, जिसको लेकर मृतक सुरेश ने पत्नी को पीटा, गजेंद्र नाथ को धमकाया। इस पर गजेंद्र नाथ ने सुरेश को धक्का देकर नीचे गिराया, दुपट्टे से गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। इस पर पुलिस ने मृतक की पत्नी सुनीता और प्रेमी गजेंद्र नाथ को गिरफ्तार कर लिया है। नगर परिषद अलवर से आने वाले कचरे के ढेरों व मृत पशुओं से आती है जहरीली बदबू। ग्राम पंचायत बागड़ में बने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में इन दिनों शहर से आने वाले कचरे का ढेर लगा हुआ है। उस ढेर से आने वाले यात्रियों को जहरीले बदबू का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ट्रीटमेंट प्लांट के आसपास बसे गांवों में इत्यादि प्रकार की बीमारी व बदबू से जीवन दुश्वार हो गया है। देखा जाए तो कोरोना वायरस महामारी में साफ सफाई की जगह ग्राम बागड़ राजपूत आसपास का क्षेत्र गंदगी के माहौल में जीवन यापन कर रहे हैं। समस्या को लेकर शुक्रवार को रामगढ़ उपखंड अधिकारी कैलाश चंद शर्मा को एक ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन के माध्यम से समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी करने के लिए कहा गया। आज हम सभी युवा साथी रामगढ़ आए हुए हैं। एसडीएम साहब कैलाश चंद शर्मा जी को एक ज्ञापन देने के लिए आए हैं। हमारी ग्राम पंचायत बगड़ में और बगड़ राजपूत के बीच में एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है। उसके वहाँ पर अलवर शहर का पूरा जो कि कचरा डाला जाता है और मृत पशुओं को डाला जाता है, जो वहाँ पे राहगीरों को भी अलवर भरतपुर मार्ग से निकलने में बहुत परेशानी होती है। हमने कई बार सभी अधिकारियों को अवगत करवा दिया गया है। फिर आज हमने ये सोचा कि एसडीएम साहब को ज्ञापन देकर चेतावनी दी जाती है। ज्ञापन देकर अगर 31 तारीख तक हमारे यहाँ पर कचरा डालना और मृत पशुओं को बंद नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। सभी आसपास के 10-15 गांवों के साथियों को साथ लेकर उग्र आंदोलन किया जाएगा। रोड जाम करना पड़ेगा तो रोड जाम करेंगे, जो भी करना पड़ेगा जो करेंगे। परंतु
आसपास के गांव में इतनी बुरी हालत हुई पड़ी है। डेंगू बुखार हो रहा है, मच्छर बहुत तीव्र गति से आ रहे हैं और अलवर शहर का जो भी कचरा आ रहा है, पूरे शहर का कचरा वहाँ पे डाला जा रहा है। उसमें गाँव में इतनी भयंकर मक्खियाँ बदबू आती है, मक्खियाँ मोटी मोटी मक्खियाँ हुई पड़ी हैं, जिनसे घरों में हर घर में प्रत्येक घर में 2-2 3-3 व्यक्ति बीमार है। और इस समस्या के समाधान के लिए आज हम सभी युवा साथी रामगढ़ पधारे हैं और कैलाश चंद शर्मा जी को ज्ञापन दे रहे हैं। उसके लिए धन्यवाद। गोवर्धन शर्मा, बगड़ राजपूत। आज जो हम ये एसडीएम ऑफिस रामगढ़ के लिए ज्ञापन देने आए हैं, जिसमें कि हमारे आसपास जो बहुत ही गंदगी का माहौल है, गंदगी का माहौल की जो अलवर से नगर परिषद से जो कचरा है जो हमारे गांव के पास में डाला जा रहा है, उस कचरे का कोई निस्तारण नहीं है। जिसमें देखा जाए उसमें मक्खी मच्छर इत्यादि जो आसपास के जैसे मीणापुरा, बगड़ राजपूत, गुगड़ोद, बाम्बोली और 11 और बगड़ में इत्यादि गाँवों में इस बीमारी का, इस मच्छरों का इतना भयंकर है जिससे बीमारी फैल रही है। मेरा यही प्रशासन से कहना है कि अतिशीघ्र इस निवारण का निवारण करे, जिससे आगामी भविष्य में कोई विशेष प्रकार की महामारी न फैले। मैं तेज सिंह प्रजापति, उप सरपंच पूर्व, बगड़ राजपूत। अजमेर में मॉब लिंचिंग का मामला, मारपीट के बाद शहर छोड़ने वाले पीड़ितों को ढूंढा। गुजरात से अजमेर लेकर आए, कोर्ट में कराए बयान दर्ज, आरोपियों की फिर से होगी गिरफ्तारी। अजमेर में रामगंज थाना क्षेत्र में मॉब लिंचिंग मामले में पुलिस ने पीड़ित को तलाश किया है। मारपीट के बाद शहर को छोड़ने वाले पीड़ित को देर रात को पुलिस अजमेर लेकर पहुंची। पुलिस ने शुक्रवार को कोर्ट में पीड़ित के बयान दर्ज करवाए हैं। अब पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी। हालांकि मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लेकर मामला दर्ज किया और 5 आरोपियों को डिटेन कर शांति भंग करने के लिए गिरफ्तार किया है। मारपीट के बाद पीड़ित ने शहर छोड़ दिया था और उसकी तलाश के लिए पुलिस टीम को उसके निवास पर भेजा गया, लेकिन वह नहीं मिला। इसके बाद उसकी अन्य जगहों पर तलाश की गई। जब गुजरात में पीड़ित मिला तो उसे लेकर गुरुवार को देर रात पुलिस अजमेर पहुंची। इस मामले में बात करने पर रामगंज थाना प्रभारी सत्येंद्र नेगी ने बताया कि पीड़ित कानपुर यूपी निवासी एहसान अली को पुलिस ने तलाश किया और उसे मोडासर गुजरात से लेकर अजमेर आई थी। पीड़ित परिवार को ढूंढने के लिए इनके पैतृक गांव गए थे, वहां ये पहुंचे नहीं थे। मालूमात करने पर ज्ञात हुआ कि ये गुजरात गए हुए हैं, जिस पर एक टीम को हमने गुजरात भेजा था, जो टीम इनको दस्तयाब करके लेकर आई है। चूँकि प्रकरण पूर्व में दर्ज है, उस संबंध में इनके बयान लिए जा चुके हैं। आज न्यायालय में 164 CRPC के बयान करवाए जा रहे हैं। तत्पश्चात इनका मेडिकल करवाया जाएगा। किन धाराओं में आप मुकदमा दर्ज कर दिया है? मुकदमा मारपीट का 153 के 295 के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना और मॉब लिंचिंग में किया हुआ है। आरोपी के बाद क्या रहेगा? बयान दर्ज करने के बाद में क्या मेडिकल होगा? आरोपियों को दस्तयाब करके गिरफ्तारी की जाएगी। अभी तक गिरफ्तारी से कहाँ दूर है जिन्होंने मारपीट? गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई हुई हैं, शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सांप दंश से अधेड़ घायल, प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल में रेफर। अधेड़ को सर्प ने काटा, सर्प ने काटने पर किया बयाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उसे भर्ती, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल में रेफर किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार कस्बे के भीमनगर निवासी सरदार परमजीत सिंह सुबह भगवान की पूजा आराधना कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने सुबह की चाय पी। जैसे ही पीड़ित ने चाय का कप रसोई से हाथ में उठाया, वैसे ही एक सर्प ने उनके पैर की उंगली को सर्प ने मुंह में पकड़ लिया। उन्होंने पैर को झटक्का देते हुए सर्प को दूर फेंक दिया और हल्ला मचाते हुए रसोई घर से बाहर निकल आए। सभी परिवार वालों को इस घटनाक्रम के बारे में बताया, जिससे तुरंत उनको बयाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की सलाह पर उनका प्राथमिक उपचार चल रहा है।